Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Psychology Corner. Hope you all are fine. In this video I will discuss the remaining parts of depressive disorder, so please do subscribe and share my video. So before moving to the diagnostic criteria of major depressive disorder, I will discuss the prevalence of major depressive disorder. Basically ये कंसीडर किया जाता है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है वर्ल्ड वाइड, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ने पेंडेमिक के बाद लोगों को ज़्यादा इफेक्ट किया है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो पेंडेमिक से पहले 193 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड बाय द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लेकिन अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो 246 मिलियन पीपल जो हैं वो वर्ल्ड वाइड इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। अगर हम जेंडर बेस्ड क्राइटेरिया की बात करें तो जो फीमेल की रेशो है वो 10.5% है और जो मेल की रेशो है वो 6.2% है। ये कंसीडर किया जाता है कि फ़ीमेल आर मोर वल्नरेबल एज़ कम्पेयर टू मेल, बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें उनको ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। इसके बाद अगर हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया नंबर ए में क्लियरली मेंशन है कि 5 सिम्टम्स, इन 9 सिम्टम्स के अंदर जो क्राइटेरिया नंबर ए के अंदर है उसमें से एटलीस्ट 5 सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। अब उन 5 सिम्टम्स के अंदर भी ऐसी सिम्टम्स यानी इन 9 के क्राइटेरिया में से 4 और इसके साथ साथ 2 में से एक सिम्टम का होना ज़रूरी है। अब वो 2 सिम्टम्स में से एक डिप्रेस्ड मूड भी हो सकता है और इसके साथ साथ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 2 हफ्तों का क्राइटेरिया लाजमी होना चाहिए। जब एक इंडिविजुअल या एक पेशेंट किसी भी क्लिनिक को रिपोर्ट करता है या विज़िट करता है तो उसको उससे पहले 2 वीक तक यही सिम्टम्स फील हों। इसके साथ अगर हम क्राइटेरिया नंबर 1 देखें तो उसमें यह है कि उसका ऐसा मूड हो कि वो डिप्रेस्ड रहे, और अगर आप 2 हफ्तों की बात करें तो हर रोज़ तकरीबन उसका यही वाला मूड हो और ये वाला मूड जो है वो बाकी लोग इजीली ऑब्ज़र्व कर सकें। इसके अलावा अगर हम क्राइटेरिया नंबर 2 की बात करें तो या तो उसका इंटरेस्ट ना हो किसी चीज़ में, या अगर वो ऐसे कोई काम कर रहा है अपनी डेली एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, कोई स्टडीज़ से रिलेटेड या अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, तो या तो उसका उन चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, या अगर वो कोई ऐसा काम कर भी रहा है तो उसको कोई प्लेयर नहीं मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें जो होंगी ये इजीली ऑब्ज़र्व की जा सकती हों, जो आपके इर्द गिर्द के इंडिविजुअल हैं या आपके पेरेंट्स हैं या सिबलिंग हैं या पीयर ग्रुप है, वो इजीली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सके कि वाकई एक इंडिविजुअल के अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं या ये तमाम चीज़ें वो फील कर रहा है। इसके साथ अगर हम क्राइटेरिया नंबर 3 की बात करें तो जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्लियरली एक चीज़ देखी जा सकती है कि या तो उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है या उनका वेट बहुत कम होना शुरू हो जाता है। यानी या तो उनकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाते हैं तो उनका वेट गेन हो जाता है, या उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर उनका वेट कम हो रहा है तो उसमें कोई डाइटिंग का एलिमेंट शामिल नहीं होता। इसी तरह अगर हम क्राइटेरिया नंबर 4 की बात करें तो इंसोम्निया यानी कि उनकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या हाइपरसोम्निया यानी कि या उनको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम क्राइटेरिया नंबर 5 की बात करें तो साइकोमोटर एजिटेशन, ये इस वजह से होती है जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस की फीलिंग होती है। वो ऐसी मूवमेंट अपनी बॉडी की कर रहे होते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। उसके अलावा अगर हम क्राइटेरिया नंबर 6 की बात करें तो फिटीग और लॉस ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे, कि ये वो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं होती तो वो इजीली थक जाते हैं और उनके अंदर ऐसी कोई एनर्जी भी नहीं होती है कि वो अपने आप को मोटिवेट कर सकें और मज़ीद कोई अच्छा काम कर सकें। इसके अलावा अगर हम क्राइटेरिया नंबर 7 को देखें तो वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, यानी उनके अंदर इनअप्रोप्रिएट गिल्ट बिल्ट होना शुरू हो जाता है कि शायद वो बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोस्टली सिचुएशन में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या उनको उस तरह से प्लेयर नहीं मिलता तो वो अपनी बाकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से उनके अंदर ये गिल्ट आना शुरू हो जाता है कि वो इतने अच्छे से कोई भी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे एज़ कम्पेयर टू जैसे अगर बाकी कर रहे हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि वो अपनी, अगर हम क्राइटेरिया नंबर 8 की बात करें तो वो ऐसे इंडिविजुअल जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में होते हैं तो वो किसी भी चीज़ पे प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, या प्रॉपरली उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में सोच सकें।
उसके अलावा क्या होता है कि रिकरेंट थॉट, अगर हम क्राइटेरिया नंबर 9 की बात करें तो उनके अंदर रिकरेंट थॉट आती है डेथ से रिलेटेड, कि यानी उनके अंदर ये आइडिएशन आ रही होती है कि हम सुसाइड कर लें, या तो वो सुसाइड की अटेम्प्ट करते हैं या वो इस तरह का कोई प्लान करते हैं कि जिससे वो सुसाइड को अटेम्प्ट कर सकें। इसके साथ अगर हम क्राइटेरिया नंबर बी की बात करें तो क्राइटेरिया नंबर बी में ये लिखा हुआ है कि ऐसे जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर इम्पेयरमेंट या डिस्ट्रेस क्लियरली देखी जा सकती है, यानी कि उनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और बाकी जो एरिया होते हैं लाइफ के वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अपनी किसी भी एरिया में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो क्राइटेरिया नंबर सी है कि ये जो ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं, डिप्रेस मूड या रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ रही है या उनको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सब्सटेंस यूज़ की है, कोई ड्रग यूज़ किया है या कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ की है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे आ रहा है और वो ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। ये बेसिकली मेजर डिप्रेसिव इट्सेल्फ अ डिसऑर्डर, ये तमाम सिम्टम्स उसकी हैं, इसका डायरेक्टली किसी भी डिसऑर्डर या किसी भी ड्रग्स का या सब्सटेंस का इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद अगर हम स्पेसिफायर की बात करें तो स्पेसिफायर को अगर हम DSM-4 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली देखें तो इनको सेपरेट डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता था, लेकिन अगर हम DSM-5 के क्राइटेरिया में देखें तो इन तमाम स्पेसिफायर को DSM-5 में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के स्पेसिफायर के तौर पे इंक्लूड किया गया है। जैसे कि अगर हम विद एंशियस डिस्ट्रेस देखें तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद एंशियस डिस्ट्रेस या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद मिक्स्ड फीचर। अगर हम एंशियस डिस्ट्रेस की बात करें तो स्पेसिफायर में हम इसको इस तरह से लेंगे कि सैडनेस की फीलिंग होती है लेकिन इस तरह से रिकरेंट या परसिस्टेंट नहीं होती हैं जिस तरह से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में होती हैं। इसके बाद अगर हम मिक्स्ड फीचर्स की बात करें तो अगर हम DSM-4 में देखें तो इसमें इसको एक सेपरेट डिसऑर्डर कंसीडर किया गया था जिसको हम मूड डिसऑर्डर कहते थे। तो उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज में देखते थे, बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2। तो इसमें ये होगा कि मिक्स्ड फीचर्स होंगे, नहीं पता चलेगा कि बाइपोलर 1 के ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं या बाइपोलर 2 के, यानी हाइपोमैनिक भी हो सकता है, मैनिक भी हो सकता है, तो कोई क्लियर फीचर्स नहीं होते तो हम इसको कहेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद मिक्स्ड फीचर। इसके बाद मेलनकॉलिक फीचर्स आ सकते हैं, उसमें भी यही है कि आपकी जो सैडनेस होती है वो ज़्यादा परसिस्टेंट नहीं रहती है, जिस तरह की सराउंडिंग होगी, जिस तरह की सिचुएशन होगी, आपका मूड उन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसके बाद एटिपिकल फ़ीचर्स आ जाते हैं। तो जो एटिपिकल फ़ीचर्स होते हैं बेसिकली वो भी इसी चीज़ से रिलेट करते हैं कि आपका जो मूड होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी अगर आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिव इवेंट्स चल रहे हैं तो आपका मूड जो होता है वो बूस्ट कर जाता है, यानी आप हाइपरसोमनिया हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी एपिटाइट इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम मूड कॉन्ग्रेंट साइकोटिक फ़ीचर की बात करें या मूड इनकॉन्ग्रेंट साइकोटिक फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जिस तरह का अगर हम मूड कॉन्ग्रेंट साइकोटिक फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें ये है कि मूड जो है बेसिकली वो जैसा होगा आपके साइकोटिक फ़ीचर वैसे रहेंगे, यानी अगर मूड कॉन्ग्रेंट में आपका मूड लो है तो आपको जो साइकोटिक फ़ीचर्स आ रहे होंगे यानी हेलुसिनेशन या डिलूजन आ रही होंगी वो भी आपकी उसी मूड यानी कि सैडनेस के अकॉर्डिंगली ही आ रही होंगी, यानी वो भी आपको सैड ही आ रहे होंगे, हेलुसिनेशन या डिलूजन। अगर हम मूड इनकॉन्ग्रेंट की बात करें तो इसमें ये होगा कि वो चेंज होगा, यानी अगर मूड आपका लो है तो जो आपको साइकोटिक फ़ीचर्स आ रहे होंगे वो लो नहीं होंगे, वो डिफरेंट तरह के साइकोटिक फ़ीचर्स आपको फील हो रहे होंगे। इसके बाद कैटाटोनिया आ जाता है कि यानी रिजिड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा। उसके बाद प्रीपार्टम ऑनसेट हो जाता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। जो 9 क्राइटेरिया है वो सीजनल पैटर्न है। अगर हम DSM-4 में देखें तो इसको भी एक सेपरेट डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता था कि जिस तरह से आपका सीजनल चेंज हो रहा होता है वो आपके मूड पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, कभी आपको सैड फील हो रहा होता है तो कभी आपको अच्छा फील हो रहा होता है। तो इसको अब हम DSM-5 में देखें तो इसको DSM-5 में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के स्पेसिफायर के तौर पे ऐड किया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किस तरीके से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को और ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है या आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की सिम्टम्स हो सकती हैं, तो इसको निमोनिक के तौर पे DSM-5 में देखा गया है जिसको हम बोलते हैं M-SIG-CAP। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन M की या I की सिम्टम्स मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ड्स M से स्टार्ट हो रहे हैं या जो सिम्टम्स I से स्टार्ट हो रही हैं इसमें से या M की सिम्टम्स प्रेजेंट होनी चाहिए या
आई की सिम्टम्स प्रेजेंट होनी चाहिए या बोथ एम की भी प्रेजेंट हो सकती हैं और आई की भी प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन इन सबको मिला के 5 सिम्टम्स ऐसी हों जो प्रेजेंट हों, जिसमें अगर हम एम से देख लें तो मूड लो, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंटरेस्ट का लॉस है, गिल्ट की फीलिंग है, लो एनर्जी है या कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ है या एपिटाइट चेंज है या साइकोमोटर रिटार्डेशन है या सुसाइडल थॉट्स हैं। तो इसमें ये सारी सिम्टम्स हो सकती हैं, लेकिन लो मूड इसमें ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ इंटरेस्ट का लॉस होना या इंटरेस्ट का ना होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम सारी चीज़ों के साथ साथ ये दो जो क्राइटेरिया हैं ये मीट करने चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली कॉज करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, तो देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स दैट कॉज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर हम पहला देखें कि फ़ीमेल जेंडर की अगर हम बात करें तो बेसिकली फीमेल्स आर मोर इमोशनल, दैट्स वाई दे आर मोर वुलनरेबल टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एज़ कम्पेयर टू मेल। तो अगर हम जनरली जेंडर बेस्ड बात करें तो जो जेंडर का क्राइटेरिया है उसमें फ़ीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा वुलनरेबल होती हैं अपने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल होने की वजह से। इसके बाद अगर हम फैमिली हिस्ट्री को देखें तो वैसे ही होती है जैसे एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि आपकी फैमिली के अंदर किसी को अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली वो कॉज करेगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। इसके साथ साथ अगर किसी ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की है या उसके बारे में कोई प्लान किया है तो बेसिकली वो भी कॉज करेगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, क्योंकि आपके अंदर भी वही देख के सेम फीलिंग्स आएंगी अगर आपकी फैमिली के अंदर सेम वही चीज़ें रही हैं तो। इसके बाद सब्सटेंस एब्यूज़ के अगर कोई फैमिली के अंदर कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है या बेसिकली आप खुद कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं या ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बेसिकली समटाइम कॉज करेगा। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं कि किस तरीके से आपका जो एक बचपन का लाइफस्टाइल है वो गुजरा है। अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं तो वो ऑब्वियसली, जिस तरह से फ्राइड ने भी ये बोला था कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बेसिकली इम्पेक्ट करते हैं आपकी बाद की ज़िंदगी के ऊपर। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें या बचपन के एक्सपीरियंसेस की बात करें तो एब्यूज़ और निगलेक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि अगर आपके साथ बचपन में एब्यूज़ हुआ है या वैसे ही अगर आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस अगर हम देखते हैं तो वो भी बेसिकली कॉज करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। या वैसे ही अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा कॉज करता है या वो बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है। इसके बाद निगलेक्ट का फैक्टर है कि अगर बचपन में आप निगलेक्ट हुए हैं बाकी बहन भाइयों की निस्बत, घर के अंदर निगलेक्ट हुए हैं, स्कूल के अंदर निगलेक्ट हुए हैं या पीयर ग्रुप में निगलेक्ट हुए हैं तो वो भी बेसिकली आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट देता है या आपकी अपने सेल्फ से रिलेटेड एक नेगेटिव बिलीव को बिल्ड करता है। तो ये भी कॉज करता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रेसर को तो स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है, यानी कि आपका कोई लव्ड वन की डेथ हो सकती है या आपको अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या सेपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रेसर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कॉज करता है। उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली बिल्ट हुई होती है आपके सराउंडिंग से या आपके इन्वायरमेंट से, और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अगर इस तरह से फैक्टर्स आ रहे हैं कि आपका अपने सेल्फ के बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स बन रही हैं या बिलीव्स बन रहे हैं तो वो भी कॉज करते हैं। अगर आपके अंदर इनटी कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है स्पेशली तो वो भी कॉज करता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। अगर हम बाकी जर्नल और फैक्टर्स देखें तो उसमें रिलेशनशिप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि आपको आपकी कोई प्रॉपर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप होता नहीं है या आपको कोई प्रॉपर सोशल सपोर्ट नहीं मिल रही होती या मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको लीड करती हैं सुसाइडल आइडिएशन की तरफ या आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ। इसके बाद मज़ीद अगर हम रिस्क फैक्टर को देखें तो उसको हमने दो कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर दिया है कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर आ रहा है और दूसरा जो है वो साइको सोशल जो है वो रिस्क फैक्टर आ रहा है। अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो उसमें सबसे पहला रीज़न ये है जेनेटिक, यानी कि अगर पेरेंट्स के अंदर है तो ऑब्वियसली बच्चों के अंदर भी होगा। इसके बाद अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लेशन की बात करें तो ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर के कम हो जाने की वजह से भी, यानी कुछ हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी एक्टिवेशन कम हो जाए या वो अपनी अमाउंट से जिस तरह से सिक्रीट हो रहे हैं उस अमाउंट से कम सिक्रीट होना शुरू हो तो उसकी वजह से भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ सकता है। जिसमें क्या अगर हम देखें तो डिक्रीज 5-HT, नॉर एपिनेफ्रीन या डोपामाइन,
यानी कि ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं अगर इनकी सिक्रीशन कम हो जाती है तो ये भी कॉज करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। उसके अलावा क्या होता है कि इंक्रीज HPA एक्सेस एक्टिवेशन। HPA एक्सेस एक्टिवेशन ये होता है कि हाइपोथैलेमिक जो पिट्यूटरी एड्रिनल होता है, ठीक है, उसमें वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमिक की ये एक्टिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो ये बेसिकली एक बहुत क्रोनिक एक स्ट्रेस देती है जो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद आ जाता है कि इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन, कि अगर आपकी इम्यूनिटी के अंदर कोई ऐसा डिसफंक्शन आ गया है तो वो बेसिकली मेजर डिप्रेसिव कॉज करता है। तो ये वाइस वर्सा है कि अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो भी आपकी इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है या इम्यूनोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस आ रही होती हैं, यानी कि जो हिप्पोकैम्पल वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है वो बेसिकली हमारे मेमोरी से रिलेट कर रहा होता है, जो ब्रेन का एक पार्ट है, तो वो भी हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकता है या हमारे मूड से रिलेटेड हो सकता है। तो जब उस हिप्पोकैम्पल का जो वॉल्यूम है वो भी कम होना शुरू होता है तो वो भी बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कॉज करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से आ रही हैं, वो इस तरह से आ रही हैं कि अगर हमारा स्लीप पैटर्न यानी रैंडम आई लेटेंसी हो रही है, यानी कि अगर हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो ये भी एक बायोलॉजिकल कॉज है कि ये भी हमारे ब्रेन में एक स्लीप पैटर्न है, ठीक है, सर्काडियन रिदम, उसको बेसिकली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो अगर वो हमारा इफ़ेक्ट हो रहा होता है या उसकी जो एक प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन है नहीं हो पा रहा होता तो वो भी बेसिकली हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, जिससे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी को देखें, साइको सोशल कैटेगरी, तो उसमें अगर हम कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करें तो जो बेक की थेरी है, एरन बेक की, ठीक है, वो ये कहती है कि जब आप अपनी लाइफ के बारे में या अपने सेल्फ के बारे में नेगेटिव थॉट्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं या आपकी अपने बारे में परसेप्शन इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी पॉजिटिव नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने बारे में नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से आपकी जो कॉग्निशन बिल्ड हो रही होती है वो भी नेगेटिव बिल्ड हो रही होती है। तो वो आपकी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कॉज करती है, क्योंकि जब आप अपने बारे में गलत सोचेंगे या आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कॉग्निशन बन रही होगी वो भी नेगेटिव ही बन रही होगी, जिसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा आपके मूड के ऊपर। तो वो आपके मूड को सैड करेगी। तो ये भी रिलेट करता होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ। इसके बाद स्कीमास ऐसे होते हैं, यानी अगर आपकी माइंड के अंदर कोई चीज़ ऐसे बन गई है, जैसे कि आपके नेगेटिव बिलीव्स बन गए हैं कि अगर आप कुछ भी कर लें तो आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, तो बेसिकली वो आपके डायरेक्टली मूड को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव देखें तो उसमें भी ये है कि आपका लो सेल्फ इस्टीम भी कॉज करता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, और अटैचमेंट डिसऑर्डर भी कॉज करती है। यानी अगर आपकी किसी के साथ अटैचमेंट हो गई है और उसकी डेथ हो गई है या वो अलग हो गया है, तो सेपरेशन हो गई है, तो वो भी बेसिकली कॉज करती है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। अगर हम इन्वायरमेंटल सिचुएशंस देखें तो जो हमारी सराउंडिंग होती है वहाँ का पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत इम्पेक्ट कर रहा होता है आपकी डायरेक्ट कॉग्निशन के ऊपर। तो अगर आपका इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है और आपकी जो कॉग्निशन है वो उस लिहाज से बिल्ड नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली इतना सपोर्टिव इन्वायरमेंट अगर ना हो तो वो भी इम्पेक्ट कर रहा होता है आपके मूड के ऊपर या आपकी कॉग्निशन के ऊपर, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कॉज करता है। इसके बाद अगर हम साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज़ देखें तो इसमें एंजाइटी भी आ सकती है। इसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ सकता है, यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सब्सटेंस का यूज़ किया है या आप बहुत ज़्यादा ड्रग का इंटेक कर रहे हैं या कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपके मूड को चेंज कर सकती हैं, तो आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सारी रीजंस होते हैं जो बेसिकली मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कॉज कर रहे होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली डिफरेंट काइंड के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कुछ कैटेगरीज़ हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कैटेगरीज़ हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की कैटेगरी देखें तो सबसे पहले इसमें लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन है। बेसिकली जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसको मैंने अपने पार्ट 1 की जो वीडियो थी डिप्रेशन डिसऑर्डर की, उसमें मैंने बहुत थॉरली डिस्कस किया था, तो आप लोग जाकर उसमें भी देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिस सराउंडिंग के अंदर या जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों की ऐड करने की ज़रूरत होती है।
जिसकी वजह से क्या हो सके कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो सके। जिसमें अगर हम इंक्रीज़ड एक्सरसाइज की बात करें तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो एक्सरसाइज की तरफ चली जाती है, या आपकी जो थॉट्स होती हैं वो वहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आपके सेल्फ के बारे में जितने भी बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव या थॉट्स होती हैं, उनके ऊपर आपकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाती होती है। तो आप थोड़ा पॉजिटिव फील करते हैं अपने सेल्फ के बारे में। उसके अलावा क्या होता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें SSRI है, SNRI है, NDRI है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन यूरी अपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जिसमें जो बेस्ट मेडिसिन होती हैं वो डुलोक्सिटाइन हो सकती है, सर्ट्रालाइन हो सकती है, वेनलाफैक्सिन हो सकती है। ये बेसिकली क्या करती है कि ये एक पेशेंट को हेल्प करती है उसका जितना भी स्ट्रेस हो सकता है या पेन हो सकता है उससे रिलीफ करने में। इसके साथ साथ ECT दी जाती है, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी। ये बेसिकली उस सिचुएशन में दी जाती है जब और कोई मेडिसन या और कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प नहीं कर रहा होता। इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल को, ताकि जितनी भी पेनफुल मेमोरीज़ हैं उससे उसको रिलीफ मिल सके। उसके बाद फ़ोटोथेरेपी दी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती है क्योंकि जो सीजनल पैटर्न के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि DSM-4 में इसको एक सेपरेट डिसऑर्डर की कैटेगरी में ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसको स्पेसिफायर के तौर पे देखा गया है। तो अगर किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ इस तरह सिम्टम्स आ रही होती हैं तो वो फ़ोटोथेरेपी दी जाती है, यानी कि लाइट का एक्सपोजर कराया जाता है ताकि वो इंडिविजुअल बेटर फील कर सके। Thank you so much for watching my video. So if you find it helpful, so please do subscribe and share my videos.